नमस्कार साथियों, मैं आर.के. सैनी वापस सफलता की उड़ान इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैंने कल की क्लास में राणा सांगा के बारे में आपको विस्तार से समझाया। राणा सांगा की हार होती है खानवा के युद्ध में। राणा सांगा को बसवा दौसा ले जाया जाता है, जहां पर उनका स्मारक है। कालपी एमपी के अंदर उनका निधन होता है। सांगा की छतरी मांडलगढ़ में बना दी जाती है। फिर सांगा के बाद में जो मेवाड़ की जो स्थिति रहती है उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं कि जो राणा सांगा है 1528 में राणा सांगा का निधन हो जाता है। अब सांगा की जो अगली पीढ़ियां हैं उसको एक बार डायग्राम के रूप में मुझसे समझिए कि जो सांगा है, इस सांगा का एक पुत्र है जिसका नाम है भोजराज। ये राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र होते हैं भोजराज। इन भोजराज का जो विवाह होता है वो होता है राजस्थान की राधा मीराबाई से। तो मीराबाई का जो विवाह है वो भोजराज के साथ होता है और ये राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे हैं। और राणा सांगा के समय ही, यानी राणा सांगा जब राजगद्दी पे रहते हैं तभी इनका निधन हो जाता है। राणा सांगा के जो दूसरे बेटे हैं उनका नाम रतन सिंह है। ये जो रतन सिंह है ये 1528 से 1531 तक मेवाड़ के शासक रहते हैं। रतन सिंह राणा सांगा की दूसरी पत्नी के पुत्र हैं, जबकि राणा सांगा की एक जो पत्नी है उन पत्नी का जो नाम है उसे हम कर्मावती कहते हैं, जो इतिहास में कहीं कहीं कर्णावती के नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। तो इनका नाम है कर्मावती। और ये जो कर्मावती है ये बूंदी की होने के कारण इन्हें कहीं कहीं हाड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अपने सोलंबर उदयपुर के जो ठिकानेदार है रतन सिंह चुंडावत, उन रतन सिंह चुंडावत की जो पत्नी है जिनका नाम सहल कंवर था वो भी बूंदी की थी। और राज सिंह है उस समय मेवाड़ के महाराणा थे। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है औरंगजेब के विरुद्ध किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहते थे। इसके लिए युद्ध हुआ और राज सिंह के तरफ से युद्ध में जाते समय जो रतन सिंह चुंडावत है सोलंबर उदयपुर के, उन्होंने अपनी नवनवेली दुल्हन सहल कंवर जो बूंदी की थी उनसे निशानी मांगी। और सहल कंवर ने अपने स्वाभिमान के लिए कि जो रतन सिंह चुंडावत है वो युद्ध भूमि में लड़ने जा रहा है और युद्ध के अंदर शहीद होना क्षत्रियों की पहचान रही है और वो उसे एक पत्नी की याद आ रही है, ये उसे नागवार गुजरा। और सहल कंवर ने यादगिरी के रूप में, अपनी निशानी के रूप में अपना शीश काट के दे दिया। इसलिए इतिहास में जो हाड़ी रानी है वो सहल कंवर जो हाड़ी रानी के नाम से जानी जाती है, जो सोलंबर उदयपुर के ठिकानेदार रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी और बूंदी की थी। इसी तरह से बूंदी की कर्मावती है, इसलिए इन्हें भी हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। तो जो कर्मावती है इन्हें कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। इस कर्मावती के दो पुत्र हैं। एक जो पुत्र है इनका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ये कर्मावती के पुत्र हैं। इसी तरह से कर्मावती के जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम उदय सिंह है। अपन राणा सांगा की बात कर रहे हैं और राणा सांगा जो इतिहास के अंदर सैनिक का भग्नावशेष और हिंदू पति कहा गया है, उस राणा सांगा का एक पुत्र भोजराज है जो मीराबाई के पति हैं, राजस्थान की राधा मीराबाई के पति हैं। रतन सिंह एक पुत्र है इनके, जो राणा सांगा के बाद शासक बनते हैं पहले। फिर कर्मावती के दो पुत्र हैं, एक विक्रमादित्य और एक उदय सिंह। तो रतन सिंह जब शासक बनते हैं
तब इस कर्मावती के एक भाई है, उनका नाम है सूरजमल। सूरजमल, और ये सूरजमल हाड़ा है। तो जो सूरजमल हाड़ा है ये कर्मावती के कौन है? भाई है। भाई किसका? कर्मावती का। तो सूरजमल हाड़ा कर्मावती के भाई है, और ये सूरजमल हाड़ा चाहता था कि मेरी जो बहन है कर्मावती, उनके पुत्र इस मेवाड़ के शासक बने, जबकि बड़ा जो ज्येष्ठ पुत्र था रतन सिंह, वो मेवाड़ का क्या बनता है? शासक बनता है राणा सांगा के निधन के बाद में 1528 में। तो रतन सिंह को हटाकर सूरजमल हाड़ा अपने भांजों विक्रमादित्य और उदय सिंह में से शासक बनाना चाहता है, जबकि रतन सिंह ये चाहता है कि जो सूरजमल हाड़ा है ये कभी भी मुझे मरवा सकता है, अतः अपने रास्ते के कांटे सूरजमल हाड़ा को ये क्या करना चाहता है? हटाना चाहता है। मगर दोनों रिश्तेदारों के बेइज्जती हो गए हैं, इसलिए ये तब तक नहीं लड़ते। मगर एक बार ऐसा मौका आता है कि ये शिकार खेलने जाते हैं दोनों, और शिकार खेलने जाते हैं और सामने एक शेर को देखते हैं। अब रतन सिंह अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींचता है, इधर सूरजमल हाड़ा अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं। रतन सिंह सोच रहा है कि इस शेर को सूरजमल हाड़ा मारेगा और मैं रतन सिंह को मारूंगा, और सूरजमल हाड़ा सोच रहा है कि रतन सिंह शेर के ऊपर वार करेगा और मैं रतन सिंह के। इस तरह से दोनों शेर को न मारकर एक दूसरे को धोखे से क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। तो एक दूसरे की इन दोनों ने क्या कर दी? हत्या कर दी। तो यहां पर इन रतन सिंह जी का देहांत हो जाता है। ये रतन सिंह जी यहां पर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसके बाद में जो शासक बनते हैं वो विक्रमादित्य शासक बनते हैं। भोजराज पहले ही सांगा के समय ही निधन हो गया। इनकी पत्नी का नाम क्या है? मीराबाई। मीरा जन्मी मेड़ते ते प्रणाई चित्तौड़, और धन्य बागरे मेवाड़ को जो मीरा बांधियो मोड़। मीराबाई चित्तौड़ में प्रण की आई है। ये अपने लिए क्या है? धन्य बाग है इस मेवाड़ के, जो मीराबाई ने विवाह करके और इस मेवाड़ में पधारे हैं। मीराबाई जो है, इन मीराबाई का मूल नाम पेमल दे है। पेमल दे। तेजा जी की जो पत्नी है उनका नाम भी पेमल दे है। तो मीराबाई का मूल नाम क्या है? पेमल दे। देखो एक स्थान है, वैसे मीराबाई का जो गांव है उस गांव का नाम है मेड़ता। अपने जो जयमल राठौड़ है, उस जयमल राठौड़ और रतन सिंह दोनों भाई थे। जयमल राठौड़ और रतन सिंह दोनों भाई थे। वीरमदेव जो है, इस वीरमदेव की जो बात होती है, उस वीरमदेव और रतन सिंह दोनों भाई थे। तो अपने दूधा अपने मेड़ता का शासक बनता है। तो दूधा जो है, राव दूधा, ये दूधा कहां के हैं? मेड़ता के। दूधा कहां के हैं? मेड़ता के। तो जो राव दूधा है ये मीराबाई के दादा हैं। दूधा कौन है? मीराबाई के दादा। इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम है वीरमदेव और एक पुत्र का नाम है रतन सिंह। इन रतन सिंह की जो पुत्री है, रतन सिंह की पुत्री, उनका नाम है मीराबाई। तो मीराबाई कितनी की पुत्री है? रतन सिंह की। और दादा कौन है इनके? दूधा। तो रतन सिंह और कस्बू कंवर, तो कस्बू कंवर और रतन सिंह, इनकी जो पुत्री है वो कौन है? मीराबाई। तो रतन सिंह कौन है? मीराबाई के पिता है। और कस्बू कंवर कौन है? मीराबाई की
माता। तो मीराबाई का मूल नाम पेमल दे। मीराबाई राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई के दादा का नाम दूधा और ये कहाँ की थी? मेड़ता की। दूधा के दो पुत्र थे, वीरमदेव और रतन सिंह। रतन सिंह मीराबाई के पिता है। इस वीरमदेव के जो पुत्र हैं उनका नाम है जयमल, और यही वह जयमल है जो कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर बैठकर भयंकर युद्ध करते हैं। और इनकी एक बहन है जिनका नाम है फूल कंवर। ये जो फूल कंवर है, इस फूल कंवर का विवाह है अपने आमेठ जो ठिकाना है, इस आमेठ ठिकाना के फत्ता, मूल रूप से फत्ता सिसोदिया है, मगर ये इनकी ब्रांच बन गई इसलिए ये चुंडावत कहलाते हैं। तो सलूम्बर में ठिकाना भी चुंडावतों का है और आमेठ ठिकाना भी चुंडावतों का। तो जो फत्ता चुंडावत है ये फूल कंवर के पति हैं। फूल कंवर के कौन है? पति। तो वापस से समझिए, सामान्य सी बात बता रहा हूं मैं कि जो राणा सांगा के जो सबसे बड़े पुत्र है उनका नाम भोजराज है। इन भोजराज की पत्नी का नाम मीराबाई है। मीराबाई का मूल नाम पेमल दे है। मीराबाई के राव दूधा जो मेड़ता के शासक थे वो मीराबाई के दादा हैं। राव दूधा के दो पुत्र थे, वीरमदेव और रतन सिंह। ये जो रतन सिंह है वो मीराबाई के पिता है और मीराबाई की माता का नाम कस्बू कंवर है। वीरमदेव के दो, एक पुत्र होता है एक पुत्री। एक पुत्र है जिनका नाम जयमल है और पुत्री है जिनका नाम फूल कंवर है। ये जयमल राठौड़, ये जो जयमल राठौड़ है, यही जयमल राठौड़ क्या करते हैं, चित्तौड़ के अंदर जो तीसरा शाखा होता है उसमें कल्लाजी राठौड़ इन जयमल को कंधे पर बिठाते हैं और भयंकर अकबर के विरुद्ध क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। तो जयमल जी मीराबाई के क्या थे? भाई थे। इनकी जो बहन है फूल कंवर, इनका विवाह होता है आमेठ के चुंडावत सरदार फत्ता चुंडावत से। अतः ये जो फत्ता है और जयमल ये दोनों ही उस युद्ध में भयंकर युद्ध लड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जयमल और फत्ता। तो जयमल और फत्ता इनका जैसे मूल जो है उनका संबंध किससे है? मीराबाई से। जो जयमल के जो बहनोई हैं या जीजोसा है वो कौन है? फत्ता चुंडावत है। अपन मीराबाई की बात कर रहे हैं तो जो मीराबाई है इनका पेमल दे मूल नाम। तेजाजी की पत्नी का नाम भी क्या है? पेमल दे। मीराबाई ने दासी संप्रदाय चलाया था। दासी संप्रदाय। तो दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मीराबाई ने की थी। मीराबाई ने ग्रंथ लिखे रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल, राग गोविंद, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, राग गोविंद और नरसी मेहतारी हुंडी, नरसी मेहता री हुंडी। तो रुक्मणी मंगल, राग गोविंद और नरसी मेहतारी हुंडी किसने लिखा? मीराबाई ने लिखा था। मीराबाई ने मथुरा से आए तीर्थ यात्रियों को कावड़ मुफ्त में बटाई थी। मथुरा से तीर्थ यात्री आए थे और इन्हें कावड़ मुफ्त में बटाई थी। मुफ्त बटाई। तो मथुरा से आए तीर्थ यात्रियों को कावड़ मुफ्त में किसने बटाई? मीराबाई ने। एक कावड़ होती है जिन्हें महादेव को जल समर्पित करने के लिए इस तरह से ऊपर कंधे पे लेके आगे पीछे जल के जो लोटे बांधे जाते हैं वो कावड़ होती है। जबकि आपने राजस्थानी भाषा के अंदर कावड़ कहा जाता है एक कोठरी नुमा मंदिर होता है जिसके अंदर बहुत सारे पट होते हैं और उन पटों के ऊपर देवताओं के क्या होते हैं? चित्र बने होते हैं। तो जो कावड़ है ये लकड़ी का एक क्या होता है? छोटा मंदिर होता है। लकड़ी के जो बाजोट है बैठने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, कावड़, कठपुतलियां आदि जो काष्ठ कला जो है वो अपने बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़ की। बस्सी चित्तौड़ में बेवाण बनते हैं जिन्हें अपन देवी विमान कहते हैं, बाजोट बनते हैं, कावड़ बनती है, कठपुतलियां बनती है। तो इस तरह की कावड़ मथुरा से आए तीर्थ यात्रियों को मुफ्त में किसने बटाई थी? मीराबाई ने बटाई थी। तो मीराबाई ने मथुरा से तीर्थ यात्रियों को कावड़ मुफ्त में बटाई थी।
मीराबाई ने रुक्मणी मंगल, राग गोविंद और नरसिंह मेहतारी हुंडी लिखी। इन्होंने दासी संप्रदाय चलाया। मीराबाई के जो गुरु हैं उनका नाम रेदास है। रेदास, ये रेदास मीराबाई के क्या थे? गुरु थे। और रेदास जो है इनकी छतरी है अपने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। तो रेदास मीराबाई के गुरु थे, इनकी छतरी कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है। अब मीराबाई की अगर अपन बात करें तो मीराबाई का जो जन्म होता है वो बाजोली में होता है। मीराबाई का जन्म बाजोली में होता है। ये जो बाजोली है ये गांव है कुड़की, और जो कुड़की है ये पाली के अंदर है। तो मीराबाई का जन्म बाजोली, कुड़की, पाली में हुआ है। जबकि मीराबाई जो कहाँ की थी? मेड़ता की थी। मेड़ता का जो शासक है वो वीरमदेव बनता है, और रतन सिंह को जो कुड़की है इसकी जागीर मिलती है। तो मीराबाई का जन्म बाजोली, कुड़की, पाली के अंदर हुआ है। जबकि इनका मूल जो स्थान है वो कौन सा है? मेड़ता नागौर है। इसलिए मीराबाई का जो एक मंदिर है वो मेड़ता नागौर में बना है। जबकि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में कुंभ श्याम का मंदिर बनाया। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कुंभ श्याम का मंदिर बनाया। तो कुंभ श्याम का जो मंदिर है वो कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। यहीं पर मीराबाई ने तपस्या की थी, जो वर्तमान के अंदर मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो जो मीरा मंदिर है वो चित्तौड़ के अंदर है। एक मीरा मंदिर कहां पर है? मेड़ता के अंदर। कुंभ श्याम का मंदिर ही वर्तमान में मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मीराबाई जो है छोटी थी, जब दूधा यानी कि इनके दादा के गोद में खेल रही थी तो बाहर से एक बारात निकली। मीराबाई का जो स्थान है मेड़ता, इनका गांव है मेड़ता। उस मेड़ता के अंदर जब दूधा के गोदी में मीरा खेल रही थी, छोटी नन्ही सी मीरा, तो गांव के बाहर से, इनके घर के बाहर गांव में एक बारात निकली। मीराबाई ने अपने पिता दादा से पूछा, दादा व्हाट इज दिस? तो दादा दूधा ने कहा, दिस इज बारात, ये एक बारात है। तो कि क्या होती है बारात? तो बारात वे होती है कि बेटा इस अपने गांव की जो लड़की है, इस लड़की को लेने के लिए एक राजकुमार आया है। वो राजकुमार इसे ले जाएगा और उसे बहुत ही खुश रखेगा। तो मीराबाई, छोटी सी नन्ही मीराबाई के अंदर एक भावना जगी और उन्होंने अपने दादा दूधा से पूछा कि दादा मेरा राजकुमार कौन है, मुझे कौन लेने आएगा? अब मीरा जिद करने लगी। तो जो दूधा है वो दूधा इस जिद से परेशान होकर उसे ले गया और अपनी चौखट के अंदर एक जो इसके आंगन में एक कृष्ण भगवान का मंदिर था, उस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को दिखाकर दूधा कहता है कि ये मीरा, ये तेरा राजकुमार है, ये तुझे अपने साथ ले जाएगा और ये तुझे बहुत खुश रखेगा। नन्ही सी मीरा के मन में भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम जगा, वो प्रेम आजीवन रहा और भगवान कृष्ण को ही उसने अपने पति के रूप में चुन लिया, उसे अपना पति मान लिया और आजीवन उनकी आराधना करती रही। और अंतिम समय में रणछोड़ जी का मंदिर है डाकोर, गुजरात के अंदर। रणछोड़ जी, तो रणछोड़ जी का जो मंदिर है, ये रणछोड़ जी का मंदिर है, डाकोर स्थान है, डाकोर, ये डाकोर है जो वर्तमान द्वारिका कहलाता है। तो डाकोर गुजरात के अंदर, डाकोर गुजरात, तो डाकोर गुजरात के अंदर रणछोड़ जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में मीरा सशरीर क्या हो गई? विलीन हो गई। ऐसे कृष्ण भक्त मीराबाई जो है वो अपने मेवाड़ के अंदर परण के आई थी। तो यही बात इसलिए कहते हैं कि धन्यवाद मेवाड़ को जो मीरा बंधियो मोड़। तो मीराबाई का मूल नाम पेमल दे। मीराबाई राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। राणा सांगा के समय ही भोजराज का निधन हो जाता है। मीराबाई का मूल नाम पेमल थे। मीराबाई के दादा का नाम दूधा, जो मेड़ता के ठिकानेदार थे। दूधा के जो दो पुत्र थे, एक वीरमदेव और रतन सिंह। रतन सिंह और कस्बू कंवर की संतान है अपने मीराबाई। मीराबाई ने मथुरा से तीर्थ यात्रा को कावड़ मुफ्त में बटाई थी। मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके जो गुरु है उनका नाम रेदास है और रेदास की छतरी अपने चित्तौड़ दुर्ग में है। मीराबाई का जन्म बाजोली कुड़की
पाली के अंदर होता है। मीराबाई की जो रचनाएं हैं उसमें रुक्मिणी मंगल, राग गोविंद और नरसिंह मेहता री हुंडी है। ये अपने मीराबाई की अपन बात कर रहे थे, क्योंकि मीराबाई के जो पति हैं वो भोजराज है और राणा सांगा के पुत्र हैं। सांगा जो है, इस सांगा का जो लड़का है रतन सिंह, वो सांगा के बाद में शासक बनता है 1528 में। और रतन सिंह का विरोधी ये किसे मानता है? सूरजमल हाड़ा, जो सूरजमल हाड़ा कर्मावती का भाई है। ये दोनों ऐसे सोचते हैं कि रतन सिंह सोचता है कि सूरजमल हाड़ा कभी मुझे धोखे से मारकर अपने भांजों को क्या बना देगा? मेवाड़ का शासक बना देगा। जबकि सूरजमल हाड़ा सोचता है कि रतन सिंह मेरे भतीजों को क्या कर सकता है? मरवा सकता है। क्यों मरवा सकता है? क्योंकि जो विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन दोनों को जो जागीर मिली थी, वो जागीर मिली थी रणथंभौर की, रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग की जागीर किसको मिली? विक्रमादित्य और उदय सिंह को। तो सूरजमल हाड़ा सोचता है कि रतन सिंह जो शासक है, ये रणथंभौर दुर्ग को पाने के लिए मेरे भांजे विक्रमादित्य और उदय सिंह की क्या कर सकता है? हत्या कर सकता है। इस विरोधाभास में शिकार खेलने के दौरान रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा ने एक दूसरे को तीर मारकर एक दूसरे की क्या कर दी? हत्या कर दी। और रतन सिंह जी का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तब छोटे होते हैं विक्रमादित्य। तो तब कौन होते हैं? विक्रमादित्य। तो अब इसके बाद में जो शासक बनते हैं वो कौन बनेंगे? विक्रमादित्य शासक बनेंगे। अब शासक कौन बन जाता है? विक्रमादित्य शासक बन जाता है। और इस विक्रमादित्य यानी कि मेवाड़ के अंदर किसकी स्थिति है? अराजकता की स्थिति है। उस अराजकता की स्थिति के अंदर बहादुर शाह जो गुजरात का शासक है, वो बहादुर शाह मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता है विक्रमादित्य के समय। और ये जो आक्रमण होता है तो 1533 में जब बहादुर शाह आक्रमण करता है, तब कर्मावती जो शासन की बागडोर संभाल रही थी, वो बहादुर शाह को रणथंभौर का जो किला है, वो रणथंभौर का किला दे देती है। तो बहादुर शाह मान जाता है। फिर 1534 के अंदर बहादुर शाह क्या करता है? आक्रमण करता है। तो ये दोनों आक्रमण किसने किए? बहादुर शाह। और बहादुर शाह कहां का है? गुजरात का। तो बहादुर शाह गुजरात क्या करता है? आक्रमण करता है 1533 और 1534 में। 1533 के अंदर तो उसे संधि कर लेती है कर्मावती और उसे रणथंभौर की जागीर दे देती है। मगर 1534 में जब पुनः बहादुर शाह गुजरात आक्रमण करता है, तब ये कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है। कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, मगर हुमायूं सहायता नहीं कर पाता। उसके रीजन रहे हैं, अपन अच्छे से समझेंगे। हुमायूं को राखी भेजती है, मगर समय पर सहायता न होने और अन्य जो कारण रहे हैं, उन कारणों से कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है और केसरिया किया जाता है। इसलिए चित्तौड़ का इस समय तीसरा साका कहलाता है, जो 1534-1535 के अंदर हुआ था। युद्ध से पहले ही कर्मावती विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज देती है। अब बूंदी भेज देती है, युद्ध समाप्त हो जाता है। बहादुर शाह भी यहां से चला जाता है। पुनः मेवाड़ के शासकों का यह चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर आधिपत्य हो जाता है। विक्रमादित्य यहाँ का शासक बनता है और इस ये शासक बनता है। अब विक्रमादित्य जो है, इस विक्रमादित्य के समय जो इस चित्तौड़ का जो संरक्षक है, वो बनाया था बनवीर को। चित्तौड़ का संरक्षक कौन बना? बनवीर। ये जो बनवीर है, ये कुंवर पृथ्वीराज जो उडना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उस कुंवर पृथ्वीराज का दासी पुत्र है बनवीर, जिसे चित्तौड़ का क्या बनाया? संरक्षक बनाया। तो चित्तौड़ का जो संरक्षक है वो कौन है? बनवीर है, जो कुंवर पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। अब ये बनवीर क्या करता है? जब ये कुछ समय तक अपना राज कर लेता है, कुछ समय तक शासन कर लेता है, तो अब शासन कर लेता है तो ये सोचता है कि इस विक्रमादित्य की अगर मैं हत्या कर दूं और इस उदय सिंह की भी मैं हत्या कर दूं, तब इस मेवाड़ का मैं संरक्षक नहीं रहूंगा, इस मेवाड़ का क्या बन जाऊंगा? शासक बन जाऊंगा। तब इस बनवीर ने क्या किया? इस विक्रमादित्य की क्या कर दी? हत्या। तो विक्रमादित्य की हत्या कौन करता है? बनवीर करता है। और यही बनवीर इस उदय सिंह को भी मारना चाहता है, मगर उदय सिंह के प्राणों की जो रक्षा है वो करती है पन्ना दाई।
ये जो पन्नादाय है, इन पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, चंदन का बलिदान देती है और उदय सिंह के प्राणों की क्या करती है, रक्षा करती है। और उदय सिंह को यहां से कुंभलगढ़ भेज दिया जाता है। यहां से कहां भेज देते हैं, कहते हैं कि पत्तल की टोकरी में छुपाकर पन्नादाय ने इन्हें कुंभलगढ़ भेज दिया। कुंभलगढ़ कहां पर, राजसमंद के अंदर, यहां भेज देते हैं। और इस कुंभलगढ़ का किलेदार होता है, उनका नाम है आशा देवपुरा। ये इन्हें क्या देता है, शरण देता है। तो ये वापस से समझा रहा हूं मैं, कर्मावती के पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह। कर्मावती कहां की, बूंदी की। कर्मावती कहां की, बूंदी की। तो विक्रमादित्य जब शासक बनता है तब 1533 में बहादुर शाह गुजरात आक्रमण करता है, संधि कर लेती है कर्मावती, रणथंभौर का दुर्ग ले लेती है। 1534 में जब पुनः आक्रमण करता है तब कर्मावती के नेतृत्व में केसरिया होता है, राजपूतों के नेतृत्व में जौहर होता है, बाघ सिंह होता है, उनके नेतृत्व में जौहर होता है। और इससे पहले हुमायूं को राखी भेजी जाती है, मगर हम सहायता नहीं करता। अब जो विक्रमादित्य और उदय सिंह है, इनको कर्मावती युद्ध से पहले ही बूंदी भेज देती है। पुनः विक्रमादित्य शासक बनता है, क्योंकि बहादुर शाह यहाँ से आगे चला जाता है, उनके पुर्तगाली और इनका जैसे विवाद हो रहा होता है गुजरात में, तो वहां चला जाता है वो। अब विक्रमादित्य जब शासक बन जाता है तो विक्रमादित्य के हत्या दासी पुत्र बनवीर कर देता है, जो कुंवर उड़ना राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। इस बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता है, मगर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा पन्नादाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर करती है। और जो उदय सिंह है, इसे कुंभलगढ़ भेज दिया जाता है राजसमंद में, जहां का किलेदार आशा देवपुरा इन्हें क्या देता है, शरण देता है। फिर एक युद्ध होता है जिस युद्ध को कहते हैं मावली का युद्ध। इस मावली के युद्ध में उदय सिंह बनवीर को पराजित करता है, तब बनवीर महाराष्ट्र की तरफ चला जाता है। तो मावली का युद्ध, इसमें बनवीर को क्या करता है, उदय सिंह हराता है और मेवाड़ का क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। तो ये जो उदय सिंह है अब मेवाड़ के महाराणा बन जाते हैं। और उदय सिंह के बाद का जो समय है उसको अपन अच्छे से समझेंगे। यहां पर मैंने आपको एक डायग्राम के रूप में समझाने की कोशिश की है कि राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज हैं, जिनका निधन हो जाता है। फिर राणा सांगा का जो लड़का है रतन सिंह, वो शासक बनता है। रतन सिंह की हत्या सूरजमल हाड़ा एक दूसरे को धोखे से मार देते हैं। फिर शासक बनता है विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य के समय बहादुर शाह का आक्रमण होता है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। विक्रमादित्य की हत्या बनवीर कर देता है। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता है, मगर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा पन्नादाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर करती है। कुंभलगढ़ इन्हें भेज दिया जाता है और वहां का किलेदार आशा देवपुरा इन्हें शरण देता है। फिर मावली का जो युद्ध होता है 1540 में, उसमें उदय सिंह बनवीर को हराता है और चित्तौड़ का क्या बनता है, शासक बनता है। अपन जो बात कर रहे हैं वो राणा सांगा के बाद में अपने जो मेवाड़ की जो स्थिति है उस स्थिति की बात कर रहे हैं। तो मेवाड़ का जो शासक है वो रतन सिंह के बारे में अपन ने बात कर ली। रतन सिंह क्या करता है, एक दूसरे को धोखे से मार देते हैं। कौन मारता है, सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा कौन है, सूरजमल हाड़ा अपने कर्मावती का भाई है। और कर्मावती का भाई सूरजमल हाड़ा क्या करता है, चाहता है कि मेरे भांजे क्या बने, शासक बने। और रतन सिंह चाहता है कि सूरजमल हाड़ा इस मेवाड़ में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे, क्योंकि ये कभी भी मुझे मारकर इनको क्या बना सकता है, शासक बना सकता है। तो ऐसी दुविधा की स्थिति होती है, उस दुविधा की स्थिति के अंदर ये घटना घटती है। अब मैं बात करूंगा, और वो बात करूंगा मैं विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बनता है। अब विक्रमादित्य जब मेवाड़ का शासक बनता है तो मेवाड़ का के जो संरक्षक होती है वो मेवाड़ का की जो संरक्षिका है, ये संरक्षिका बनती है कर्मावती। अब मेवाड़ की संरक्षिका कौन है, कर्मावती। और मेवाड़ का जो शासक है वो कौन है, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बनता है और इसकी संरक्षिका कौन होती है, कर्मावती। तो जो कर्मावती जी है वो कहां के हैं, बूंदी के।
कर्मावती कहाँ के हैं? बूंदी के हैं, यानी कि जिनका पीहर है वो कहाँ पर है? बूंदी। अब यहाँ ऐसी स्थिति है कि रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा एक दूसरे को मार रहे हैं। उस समय बहादुर शाह गुजरात, बहादुर शाह है, और बहादुर शाह कहाँ का है? गुजरात का। ये बहादुर शाह गुजरात मेवाड़ के ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। उस समय अपने यहां पर कौन होती है? कर्मावती। 1533 में जब आक्रमण होता है तब संधि कर ली जाती है, और उस संधि के तहत रणथंभौर जो दुर्ग है, ये रणथंभौर दुर्ग बहादुर शाह को दे देते हैं। तो रणथंभौर का जो किला है वो किसे दे दिया? बहादुर शाह को दे दिया। अब बहादुर शाह वापस यहां से चला जाता है। अब वापस चला जाता है, मगर जब शेर के मुंह खून लग जाता है तो वो वापस वही हरकतें करता है। वो जस्ट 1534 के अंदर बहादुर शाह पुनः मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता है। तो ये जो होता है इस समय चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। तो ये जो घटना है चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का दूसरा साका, तीसरा साका 1567-68 में अकबर के आक्रमण के समय होगा, जब जयमल फत्ता। पहला जो साका हुआ था वो 1303 में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। तो अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो चित्तौड़ का जो तीसरा साका होता है वो 1500, चित्तौड़ का दूसरा साका होता है वो 1534 में होता है। अपने पहले ही बात की है कि जो साका होता है उस साके के अंदर दो घटना होती है। राजपूत केसरिया करते हैं और राजपूत वीरांगनाएं जोहर करती है। तो राजपूत क्या करता है? केसरिया करता है, और राजपूत वीरांगनाएं जोहर करती है। राजपूत जब युद्ध में मरने के लिए उतरता है, भूखे भेड़िए की तरह दुश्मनों का खात्मा करने के लिए उतरता है, जब डर मौत का नहीं होता, जब पता होता है कि अपन मरेंगे तो है ही, तब वो आदमी ज्यादा खूंखार हो जाता है। तो राजपूत जब युद्ध में मरने के लिए उतरते हैं तब उसे केसरिया कहते हैं। और जब राजपूत वीरांगने दुर्ग के अंदर अपने शत्रुत्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड के अंदर स्नान करती है, अग्निकुंड के अंदर आत्मदाह करती है, तो उसे जोहर कहते हैं। और जब ये दोनों घटनाएं एक साथ में होती है तब उसे अपन क्या कहते हैं? साका कहते हैं। तो चित्तौड़ के अंदर इस तरह से 3 साके होते हैं। तो चित्तौड़ में कितने साके होते हैं? 3 साके होते हैं। तो चित्तौड़ में 3 साके। पहला साका रतन सिंह के समक्ष हुआ था, और रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गोरा बादल और रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था, और पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 राजपूत रानियों ने जोहर किया था। ये चित्तौड़ के अंदर पहला साका होता है। चित्तौड़ के अंदर दूसरे साके की घटना मैं आपको समझा रहा हूं। चित्तौड़ के अंदर तीसरा साका होता है 1567-68 में, जब अकबर आक्रमण करता है। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में केसरिया होता है, और फत्ता की जो पत्नी होती है फूल कंवर, जो मैंने अभी बताया जयमल की जो बहन थी, उसके नेतृत्व में जोहर होता है। ये चित्तौड़ के अंदर 3 साके होते हैं। इस तरह से 2.5 साकों के लिए सोनारगढ़ जैसलमेर प्रसिद्ध है। और राजस्थान का जो पहला साका होता है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में 1301 में होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। रणमल और रतोईपाल की गद्दारी के कारण हमीरदेव चौहान की हार होती है। हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया होता है, उसकी पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जोहर होता है, और उसकी पुत्री पद्मा के नेतृत्व में यह पद्मा क्या करती है? जल जोहर। इसलिए राजस्थान का प्रथम साका रणथंभौर सवाई माधोपुर 1301, और राजस्थान का एकमात्र जल जोहर भी रणथंभौर सवाई माधोपुर। तो चित्तौड़ के अंदर जो दूसरे साके की घटना है, तो अब इसमें केसरिया भी होगा और जोहर भी होगा। जो कर्मावती है वो कर्मावती अपने पुत्र विक्रमादित्य उदय सिंह को युद्ध से पूर्व पहले ही कहां भेज देती है? बूंदी भेज देती है, अपने ननिहाल भेज देती है जैसे छोटे थे। अतः कर्मावती के नेतृत्व में तो अपने केसरिया होता है, कर्मावती के नेतृत्व में जोहर हो जाएगा। मगर अब केसरिया किसके नेतृत्व में हो? तब अपने मेवाड़ का ही एक ठिकाना है जो कहलाता है देवलिया।
और देवलिया है ये वर्तमान में प्रतापगढ़ कहलाता है। प्रतापगढ़ का पहले नाम देवलिया भी था। इस देवलिया का जो ठाकुर होता है उसका नाम होता है बाघ सिंह। देवलिया के जो ठाकुर है उनका नाम है बाघ सिंह। तो इस बाघ सिंह जो है इनके नेतृत्व के अंदर केसरिया होता है। इनके नेतृत्व में क्या होता है? केसरिया। तो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है वो 1534 के अंदर होता है, जब करमावती के नेतृत्व में जौहर होता है और देवलिया के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया होता है। सामने आक्रमणकारी बहादुर शाह होता है जो गुजरात का है। बहादुर शाह 1533 में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है, मगर करमावती से संधि कर लेती है और बहादुर शाह को रणथंभौर का दुर्ग दे दिया जाता है। मगर 1534 में जब पुनः आक्रमण करता है तब राजपूत सरदार कहते हैं कि ये बार बार ऐसे आएगा और अगर अपन इस तरह से संधि करते रहे तो अब अपन संधि नहीं करते हैं। मेवाड़ के जो शासक है विक्रमादित्य और उदय सिंह, इनको आप बूंदी भेज दीजिए। और देवलिया का रावत जो बाघ सिंह है इसके नेतृत्व में केसरिया होता है और करमावती के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है। ये चित्तौड़ का कौन सा शाखा कहलाता है? दूसरा शाखा कहलाता है। मगर एक घटना घटती है और वो घटना ये है कि युद्ध से पहले जो करमावती है, इस करमावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं तत्कालीन समय में राणा सांगा जो है वो बाबर से युद्ध करता है। अब बाबर मर गया है, बाबर का लड़का हुमायूं क्या बन गया है? शासक बन गया है। तो हुमायूं कहां का शासक है? दिल्ली का शासक है। तो इस हुमायूं को क्या भेजती है? राखी भेजती है। तो करमावती दिल्ली के जो शासक है हुमायूं, इसको क्या भेजती है? राखी भेजती है। हुमायूं तत्कालीन समय के अंदर ग्वालियर सेक्टर में था और जो मालवा है उस मालवा के ऊपर भी इस बहादुर शाह गुजरात ने क्या कर रखा था? मतलब उसने उसके ऊपर भी क्या कर रखा था? आधिपत्य कर रखा था। तो अब हुमायूं को राखी मिली, मगर हुमायूं सोच रहा है कि बहादुर शाह चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तब तक मैं मालवा को जीत लूंगा। तो मालवा को जीतने के लिए, मालवा को विजय करने के लिए हुमायूं ने सहायता नहीं की। इसलिए करमावती के नेतृत्व में जौहर और देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या होता है? केसरिया। और चित्तौड़ का कौन सा शाखा बनता है? दूसरा शाखा बनता है। इसके बाद में जो बहादुर शाह है, तो पुर्तगाली क्या करते हैं, उस समय गुजरात के सेक्टर के ऊपर कुछ ऐसे छेड़खानी कर रहे होते हैं। तो बहादुर शाह चित्तौड़ को छोड़कर कहां पर जाता है? गुजरात सेक्टर में जाता है और गुजरात के अंदर ही पुर्तगालियों के द्वारा कोई छोटी मोटी मुठभेड़ के अंदर ये बहादुर शाह क्या होता है? मारा जाता है। तो बहादुर शाह के मरने के बाद पुनः जो मेवाड़ के जो राजपूत सरदार है वो चित्तौड़ के ऊपर क्या कर लेते हैं? आधिपत्य कर लेते हैं। तो मैं बता रहा हूं कि विक्रमादित्य की संरक्षिका करमावती है जो बूंदी की थी। चित्तौड़ के अंदर 1533 में बहादुर शाह गुजरात इसके ऊपर आक्रमण करता है। करमावती इनसे संधि कर लेती है और इसे रणथंभौर दुर्ग दे देती है। मगर पुनः 1534 के अंदर बहादुर शाह गुजरात चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तब करमावती अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को तो बूंदी भेज देती है और देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया और करमावती के नेतृत्व में जौहर होता है। युद्ध से पहले हुमायूं को करमावती राखी भेजती है, जो दिल्ली का जो शासक है, बाबर के बाद शासक बना है। मगर हुमायूं बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान मालवा को विजय करना चाहता था, इसलिए और ग्वालियर सेक्टर में था, इसलिए इसने सहायता नहीं की। अब बहादुर शाह जो गुजरात के अंदर मर जाता है, पुर्तगालियों के हमले में मर जाता है, अतः वापस राजपूत सरदार चित्तौड़ के ऊपर आधिपत्य कर लेते हैं और विक्रमादित्य को क्या बना देते हैं? पुनः वहां का शासक बन जाता है, चित्तौड़ का आधिकारिक शासक बन जाता है। अब चित्तौड़ का जो शासक है वो विक्रमादित्य है। अब विक्रमादित्य शासक बनता है तो अब संरक्षिका पहले अपने करमावती थी, मगर बाद में इस विक्रमादित्य का जो संरक्षक है वो कुंवर जो पृथ्वीराज है, ये कुंवर पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं। और कुंवर पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र था और कुंवर पृथ्वीराज के दासी पुत्र का नाम है बनवीर। ये जो बनवीर है कुंवर पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। कुंवर पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं। इनकी 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ के अंदर बनी हुई है
कुंवर पृथ्वीराज ने ही अजमेर को जीता था और अजमेर में अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर कुछ महल बनाए और अजमेर दुर्ग जिसे गढ़ बेटले भी कहते हैं उसका नाम इसने तारागढ़ रख दिया था। तो इस कुंवर पृथ्वीराज का 10 पुत्र था बनवीर। ये बनवीर विक्रमादित्य का क्या बनता है? संरक्षक बनता है। तो विक्रमादित्य का संरक्षक किसे बना दिया? बनवीर को बना दिया। तब इस बनवीर ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर तुलजा भवानी का मंदिर बनाया। तुलजा भवानी का मंदिर। तो तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो चित्तौड़ के अंदर किसने बनाया? बनवीर ने बनाया। इसी बनवीर ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर नवलखा भंडार बनाया। नवलखा भंडार। तो नवलखा भंडार और तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो कहां पर है? अपने चित्तौड़ दुर्ग में है। किसने बनाया? बनवीर ने बनाया। नवलखा द्वार रणथंभौर सवाई माधोपुर का मुख्य दरवाजा है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है। नवलखा दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। नवलखा झील और नवलखा बांध बूंदी के अंदर है। नवलखा भंडार कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। नवलखा महल उदयपुर के अंदर गुलाब बाग में है। नवलखा महल उदयपुर के गुलाब बाग में है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है। नवलखा दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। नवलखा झील और नवलखा बांध बूंदी के अंदर है। नवलखा द्वार रणथंभौर सवाई माधोपुर का मुख्य दरवाजा है। और नवलखा भंडार है वो चित्तौड़ में है, जो बनवीर ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इसका क्या किया था? निर्माण कराया था। तो बनवीर क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता है। मगर बनवीर जब संरक्षक रहता है तब इसके मन में खुरापात आती है और ये ऐसे सोचता है कि क्यों न मैं इस विक्रमादित्य की हत्या कर दूं और मैं क्या बन जाऊंगा? चित्तौड़ का शासक बन जाऊंगा। तो इस तरह की खुरापात इसके मन में आती है और बनवीर विक्रमादित्य की हत्या दास्य पुत्र जो कुंवर पृथ्वीराज का दास्य पुत्र है बनवीर कर देता है। अब विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में अब बनवीर के मन में विचार आता है कि मैंने विक्रमादित्य को तो मार दिया, मगर इसका छोटा भाई जो उदय सिंह है, इस उदय सिंह की भी क्या करूं? मैं हत्या करूं। तब बनवीर उदय सिंह की हत्या की योजना बनाता है। उदय सिंह उस समय चित्तौड़ दुर्ग के अंदर होता है। वो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर पन्ना धाय देखो दाय होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दाय किस जाति की महिला होती है? गुर्जर होती है। तो धाय पन्ना धाय, इस पन्ना धाय के सामने जाकर जब बनवीर उदय सिंह के बारे में पूछता है तो पन्ना धाय क्या करती है? इस उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। और पन्ना धाय का जो पुत्र है उसका नाम है चंदन। तो ये चंदन के को उदय सिंह के पालने में सुला देती है और बनवीर को कहती है कि ये उदय सिंह है। तब बनवीर अपनी तलवार से इस चंदन के 2 टुकड़े कर देता है उदय सिंह समझ के और चित्तौड़ का खुद को शासक मानने लग जाता है। पन्ना धाय ने चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को पत्तल की टोकरी में छुपा दिया। ये जो घटना है ये 1536 की घटना चल रही है। तो उदय सिंह को पत्तल की टोकरी में छुपाकर कुंभलगढ़ भेज दिया जाता है। तो उस समय मेवाड़ का एक शक्तिशाली जो दुर्ग है वो कुंभलगढ़ है। इस कुंभलगढ़ भेज दिया जाता है और कुंभलगढ़ में पहले तो जो आशा देवपुरा है वो आशा देवपुरा मना कर देता है, मगर बाद में समझाने पर कि ये उदय सिंह चित्तौड़ का अपने मेवाड़ का शासक है तो आशा देवपुरा इन्हें क्या देता है? शरण देता है। तो चित्तौड़ का जो बनवीर है वो चंदन को मार देता है। पन्ना धाय जो धाय गुर्जर जाति की महिला होती है, पन्ना धाय उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करते हैं और इन्हें पत्तल की टोकरी में छुपाकर कुंभलगढ़ भेज देती है। और कुंभलगढ़ का जो किलेदार होता है आशा देवपुरा वो इन्हें क्या देता है? शरण देता है। अब उदय सिंह कुंभलगढ़ में चले गए। अब पन्ना धाय सभी राजपूतों को बताती है कि मैंने अपने पुत्र
चंदन का बलिदान दिया है और उदय सिंह सुरक्षित है, और उदय सिंह कहां पर है? कुंभलगढ़ के अंदर है। तो मेवाड़ के जो राजपूत सरदार होते हैं वो राजपूत सरदार इस उदय सिंह को शासक मानते हैं, मगर अब उदय सिंह शासक तब तक नहीं बन सकता जब तक जो चित्तौड़ का स्वयंभू जो शासक है, खुद ही जिसने चित्तौड़ का शासक बन गया, ये बनवीर जब तक चित्तौड़ का शासक रहेगा। तब मैंने बताया कि युद्ध होता है मावली का युद्ध, और ये मावली का युद्ध होता है 1540 में। 1540 में मावली का युद्ध होता है, और इस मावली के युद्ध में उदय सिंह बनवीर को पराजित करता है। तब बनवीर यहां से महाराष्ट्र क्षेत्र में चला जाता है। फिर पता नहीं बनवीर का क्या हुआ, मगर चित्तौड़ का जो शासक है वो कौन मर जाता है? उदय सिंह मर जाता है। तो जो बनवीर है उस बनवीर को हराकर मावली के युद्ध में 1540 में उदय सिंह बनवीर को हराता है और अपने पैतृक राज्य का क्या बनता है? स्वामी बनता है। तो जो विक्रमादित्य की हत्या दासीपुत्र बनवीर कर देता है। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता है, मगर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा पन्ना धाय, जो धाय गुर्जर जाति की महिलाएं होती है, पन्ना धाय अपने पुत्र चंदन का बलिदान देती है। और 1536 में उदय सिंह को कुंभलगढ़ भेज देते हैं। कुंभलगढ़ का जो किलेदार होता है आशा देवपुरा, उन्हें क्या करता है? चित्तौड़ के अपने कुंभलगढ़ में शरण देता है। अब उदय सिंह शक्तिशाली होता है। जो राजपूत सरदार उदय सिंह की तरफ थे वो इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होकर उदय सिंह बनवीर के ऊपर आक्रमण करता है। मावली जो गांव है उदयपुर के अंदर, इस मावली के अंदर युद्ध होता है और उदय सिंह बनवीर को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। तो बनवीर यहां से महाराष्ट्र क्षेत्र में चला जाता है, और महाराष्ट्र क्षेत्र में फिर ना जाने उसका क्या होता है, मगर चित्तौड़ का जो शासक है वो कौन बन जाता है? उदय सिंह बन जाता है। ये मैंने आपको चित्तौड़ दुर्ग के अंदर राणा सांगा के बाद में जो कुछ अराजक स्थिति रही है, कि जो भोजराज है उसके बाद बताई मैंने, मीराबाई के बाद बताई मैंने, फिर रतन सिंह शासक बनता है, और रतन सिंह सूरजमल हाड़ा जो कर्मावती का भाई होता है उससे धोखे से एक दूसरे को मार देते हैं। रतन सिंह मर जाता है। फिर विक्रमादित्य शासक बनता है। उस विक्रमादित्य के समय बहादुर शाह आक्रमण करता है, विक्रमादित्य की हत्या बनवीर कर देता है। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता है, मगर पन्ना धाय उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है, और इस तरह से महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह मेवाड़ के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरे हर एक वीडियो को आप पूरी प्लेलिस्ट के अंदर देखिए। एक एक वीडियो को शुरू से देखते जाएंगे तो सारी चीजें आपको यूं के यूं याद हो जाएगी। मैं आपको विद्वान नहीं बनाऊंगा साथियों, मगर मैं आपको वो योद्धा जरूर बनाऊंगा जो युद्ध भूमि जब आपका एग्जाम होगा तब एग्जाम के अंदर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों को आप इस तरीके से कर पाओगे जिस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाए। साथियों, एग्जाम के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके सामने प्रश्न भी होता है और उसका उत्तर भी होता है। साथियों, इस चीज को आपके माइंड में नोट करना। साथियों, आपको एग्जाम में प्रश्न भी मिलता है और उसका उत्तर भी आपके सामने होता है। यह प्रतियोगी परीक्षा है विद्वानों। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न और उत्तर सामने होते हैं, मगर 3 ऐसे पॉइंट भी अपने पास होते हैं जो उस प्रश्न का उत्तर नहीं है। साथियों, आपको अपने माइंड को इतना डेवलप कर लेना है, हो सकता है कि अपने को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आए, मगर अगर अपने को यह पता हो कि ये जो 3 जो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो भी आप जंग जीत जाओगे। तो आपके माइंड के अंदर मैं धीरे धीरे इस तरह का एक सर्कुल बना दूंगा, आपके माइंड में ऐसे सर्कुलर चलने लग जाएगा कि आप प्रतियोगी परीक्षा को अच्छे से समझ पाएंगे।
उन प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को समझ पाएंगे और धीरे से आप अपना वो काम कर जाएंगे जो दूसरे जो प्रतियोगी है आपके सामने जो तैयारी कर रहे हैं, खूब किताबें पढ़ रहे हैं, खूब कोचिंगें कर रहे हैं, खूब वो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल देख रहे हैं, मगर कंपटीशन कैसे निकाला जाए वो मैं आपको बखूबी और बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। मेरे सारे वीडियो देखते रहना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ट्रेडिशनल जीके, आर्ट एंड कल्चर, सारी तरह का जो जीके है वो मैं एक बार आपको इस तरह से घोट दूंगा आपके माइंड में। मैं कह रहा हूं कि आप धीरे धीरे ऐसे मेरे साथ इस तरह के एक योद्धा बन जाएंगे। आपको जंग जीतनी है केवल आपके एग्जाम में। जब आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, उस 2 घंटे के अंदर 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर आप एग्जाम दे रहे हैं और उस एग्जाम के अंदर आपको जो 100 क्वेश्चन पूछे हैं, 150 क्वेश्चन पूछे हैं, 120 क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चनों को जब आप गोले करके आ जाएंगे उनके ऑप्शन के, और जब आपकी ओएमआर शीट के ऊपर आपकी ओएमआर शीट जचेगी और अगर उसमें आपके ज्यादा गोले सही वाले हो गए, तब सरकार आपको कहेगी आजा ये नौकरी ले जा। तो उस नौकरी को लेने के लिए मेरे सारे वीडियो देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। सभी वीडियो को केवल ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई चीज है तो एक चीज होता है, अभ्यास का नियम होता है थॉर्नडाइक का। आपने अगर वीडियो को देख लिया है, आपने 5 दिन पहले वीडियो को देख लिया है, उसे स्पीड बढ़ा के आप उस वीडियो को पुनः देख लीजिए। एक सर्कुलर बनाइए कि 7 दिन के अंदर उस चीज का आप रिवीजन कर पाए। तो 7 दिन में पुनः उस वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। यूं का यूं आपके माइंड के अंदर छपेगा, यूं का यूं आपको याद हो जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।